हेलो गाइस, दिस इज सिग्मा इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस एंड ये है आपका इंटीग्रेटेड सोशल साइंस का बुक स्टैंडर्ड 8 है ना। पार्लियामेंट्री सिस्टम का हमारा पार्ट 1 अपलोड हो चुका था, यहाँ से हमारा बाकी था, ठीक है ना। ये आपका है, मैं आपको बता दूँ पेज नंबर, टेक्स्ट बुक का जो पेज नंबर है 223 के ऊपर हम आए थे और बहुत दिन हो गए, हमने काफ़ी दिन के बाद इसको स्टार्ट कर रहे हैं। 7-8 दिन हो गए मेरे हिसाब से, ठीक है ना। टू बी प्रिसाइज तो बताना पॉसिबल नहीं होगा मेरे लिए, बट ठीक है, इट्स ओके, इट्स पार्ट ऑफ लाइफ, वी आर मूविंग ऑन। अगर न्यू लॉ बनता है तो एक बिल के स्वरूप में पेश होता है। बिल मतलब होटल का बिल नहीं, ठीक है ना। एक ड्राफ्ट मतलब समझो एक कागज़ की कॉपी होती है, ठीक है, एक कॉपी होती है, समझ रहे हो। तो उसको एक बिल के स्वरूप में हम रजू करेंगे, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो अगर किसी भी देश में, हम इंडिया की बात कर रहे हैं, अगर कोई नया कायदा बन रहा है, नया लॉ बन रहा है, तो उसका प्रोसीजर क्या है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो एक पार्लियामेंट होती है, क्या हमारी पार्लियामेंट, हमने सब कुछ पढ़ा, कैन इंट्रोड्यूस न्यू कायदेस एंड चेंज द ओल्ड वंस। पुराने लॉस जो होते हैं, लॉ का एग्जाम्पल मतलब क्या, जैसे हम कोई भी एक व्यक्ति अगर किसी का खून करता है, ठीक है ना, इफ़ किल समवन, देन उसको धारा 302 के तहत, है ना, धारा मतलब सेक्शन बोलते हैं उसको, धारा 302 के तहत उसको फांसी की सज़ा हो सकती है और उम्र कैद हो सकती है। तो इसको ये कायदा बोलते हैं। अब बिल, सॉरी, पार्लियामेंट कैन इंट्रोड्यूस न्यू लॉस, नए नए कायदे इंट्रोड्यूस कर सकते हैं और पुराने कायदे को वो चेंज कर सकते हैं। अ लॉ इज़ फर्स्ट इंट्रोड्यूस इन द फॉर्म ऑफ अ बिल। जब भी यहाँ पे ब्रैकेट नहीं है, ठीक है, सॉरी, एक जो कायदा होता है उसको सबसे पहले फॉर्म के बिल में रजू किया जा सकता, सॉरी, बिल के फॉर्म में रजू किया जा सकता है, ठीक है। कौन से फॉर्म में बेटा? बिल के फॉर्म में। अब ये बिल क्या है? एक ड्राफ्ट है, समझो ड्राफ्ट। पता है आप जब कोई ईमेल करते हो, ठीक है, आप कोई मैसेज करते हो और अगर वो डिलीवर नहीं हो रहा है तो कैसे ड्राफ्ट के फॉर्म में वो अपने आप को सेव करके रखता है। आपको पता चला ड्राफ्ट क्या है, ठीक है ना। अ बिल इज द ड्राफ्ट ऑफ अ प्रपोज्ड लॉ। बिल एक ड्राफ्ट मात्रा है, एक कॉपी मात्रा है, ठीक है ना। जो प्रपोज्ड लॉ है, जो आने वाला लॉ है, तो उसकी एक कॉपी मात्रा है, ड्राफ्ट है वो। द बिल्स कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज। अब बिल्स 3 प्रकार के हो सकते हैं। दे आर मनी बिल भी हो सकते हैं, वो ऑर्डिनरी बिल्स भी हो सकते हैं, और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल्स। देखो सबके अलग अलग रूल हो गए। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल मतलब क्या? हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अंदर इफ़ यू वांट टू चेंज, अमेंडमेंट, कोई सुधारा करना चाहते हो, क्या बोलते हो इसको? सुधारा करना चाहते हो कॉन्स्टिट्यूशन में, तो उसके कायदे अलग हो गए, उसके लिए नंबर्स अलग अलग चाहिए, वोटिंग परसेंटेज अलग अलग चाहिए। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे मनी बिल के बारे में, ठीक है। मनी बिल्स कंटेन प्रोविजंस रिलेटेड टू टेक। प्रोविजंस मतलब उनके जो अंदर जो प्रावधान होते हैं, ठीक है ना। अब प्रावधान का मतलब मत पूछना, ठीक है, अंदर जो लिखा होता है रिलेटेड टू टैक्स रेगुलेशंस। मनी बिल के अंदर कौन से प्रावधान हो गए? टैक्स रेगुलेशंस के। एक व्यक्ति अगर 5 लाख कमाता है, 5 लाख से कम कमाता है तो उसके कितने टैक्स है? 5 से 10 लाख के बीच में कमाते थे उसको कितना टैक्स देना पड़ेगा? 10 लाख से ज़्यादा कमाता है तो उसको कितना टैक्स देना पड़ेगा? रेगुलेशन ऑफ बोरोइंग मनी बाय द गवर्नमेंट। अगर गवर्नमेंट कोई पैसा किसी से उधार ले रही है, ठीक है ना, गवर्नमेंट कोई पैसा अगर किसी से उधार ले रही है तो उसकी क्या रेगुलेशन है, ठीक है ना। बोरोइंग मनी मतलब उधार लेना। पेमेंट टू और विड्रॉवल फ्रॉम द कंटिंजेंसी और द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। देखो एक हमारे देश में या किसी भी देश में कंटिंजेंसी रिजर्व होती है, ठीक है। कंटिंजेंसी मतलब क्या? जैसे हमारे देश में कोई आपदा आ गई, आपदा मतलब कि फ्लड आ गया, ठीक है, तो फ्लड के आने के लिए हमने कंटिंजेंसी मतलब उसका कोई श्योरिटी नहीं होता कि होगा कि नहीं होगा, ठीक है, तो उसके लिए एक साइड पे पैसा रखा होगा। तो अगर कोई पेमेंट वहाँ से करना है गवर्नमेंट को या वहाँ से पैसा उठाना है तो मनी बिल रजू करना पड़ता है। और द कंसोलिडेटेड फंड, यानी आपने किसी फंड को कंसोलिडेट करके रखा है कि वहाँ से एक फंड है, मतलब कुल मिला के गवर्नमेंट का एक गुल्लक है। क्या है? गुल्लक, जिसमें पैसा पड़ा है। अब इस पैसे को गवर्नमेंट यूज़ करना चाहती है, ठीक है ना। रिजर्व मतलब साइड पे फंड पड़ा है, तो उसके लिए उसको एक बिल लाना पड़ेगा, ठीक है, कि हम इस पैसे को यूज़ करना चाहते हैं, हम क्या करें। तो यहाँ पे लिखा है रेगुलेशन, मनी बिल्स कंटेन प्रोविजंस रिलेटेड टू टैक्स रेगुलेशन, रेगुलेशन ऑफ बोरोइंग मनी बाय द गवर्नमेंट, पेमेंट टू,
ठीक है ना, कॉमा है बेटा वहाँ पे, फुल स्टॉप नहीं है। पेमेंट टू, या तो कंटिंजेंसी और कंसोलिडेटेड फंड में कुछ पेमेंट गवर्नमेंट करना चाहती है, या तो फिर वहाँ से पैसा उठाना चाहती है, विड्रॉल करना चाहती है फ्रॉम द कंटिंजेंसी और द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। आपको पता चला यहाँ पे क्या लिखा है, ठीक है। ऑर्डिनरी बिल्स, ऑर्डिनरी बिल्स आर ड्राफ्ट, आपको मैंने बताया ड्राफ्ट क्या होता है, ये सामान्य है, ये मनी बिल नहीं है। ड्राफ्ट प्रपोजल्स फॉर ऑर्डिनरी, एकदम सामान्य लेजिस्लेशन है, ठीक है, एकदम नॉर्मल कायदा लाना है, तो उसके लिए नॉर्मल कायदा कैसा हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, देयर आर सो मेनी नॉर्मल लेजिस्लेशंस, बराबर है, एकदम सामान्य, देयर आर सो मेनी, नीचे एग्जांपल्स आएंगे तो हम पढ़ लेंगे, ठीक है ना, अभी दिमाग में कोई घुस नहीं रहा है। अब एटलीस्ट यहाँ पे ये एक्स्ट्रा है नॉलेज, वो बीच ये जो येलो वाला है इसको एक्स्ट्रा नॉलेज बोलते हैं, आपकी स्कूल वाले बोले कि इसमें से एग्जाम में आएगा तो ज़्यादा पढ़ना, बाकी जस्ट नॉलेज है, हम उसको शेयर कर लेते, ठीक है। ये आपके 223 नंबर का पूरा वाला येलो वाला पोर्शन है, ठीक है ना, लाइट येलो बोल दो, ऑरेंज जैसा बोल दो। बिल से लॉ कैसे बनेगा, देयर आर सर्टेन स्टेजेस, कुछ स्टेजेस है दैट अ बिल हैज़ टू पास थ्रू बिफोर इट बिकम्स अ लॉ। देयर आर सो मेनी स्टेजेस के बिल को उसको स्टेजेस से पार करना पड़ेगा, उसके बाद में ही वो लॉ बनेगा, तो उस स्टेजेस के बारे में हम बात करेंगे, ठीक है ना। पहले तो रीडिंग होगा उसका, एक व्यक्ति इंट्रोड्यूस करेगा, कौन इंट्रोड्यूस करेगा, ठीक है, ये बिल को इंट्रोड्यूस कौन करेगा, ठीक है, कोई भी, जैसे पार्लियामेंट में कोई भी एक जो मेंबर है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एमपी बोलते हैं इसको, ठीक है ना, वो इंट्रोड्यूस करेगा। द पर्सन वो इंट्रोड्यूसेस द बिल, वहाँ पे पार्लियामेंट में उसको स्पीच देनी पड़ेगी, डिलीवर्स अ स्पीच टू एक्सप्लेन द पर्पस एंड इंपॉर्टेंस द बिल, के ये बिल अगर हम ला रहे हैं तो क्यों ला रहे हैं, ठीक है ना, समझ रहे हो। अगर ये बिल अगर हम ला रहे हैं तो वो स्पीच उसी के ऊपर, डिलीवर्स अ स्पीच टू एक्सप्लेन, समझाने के लिए, द मेन पर्पस एंड इंपॉर्टेंस ऑफ द बिल, बिल का महत्व क्या है वो समझाने के लिए स्पीच देगा जो इंट्रोड्यूस कर रहा है। और जो बिल है, जब हमने बोला था ना, इट इज अ काइंड ऑफ ड्राफ्ट, तो वो ड्राफ्ट की कॉपीज ऑफ द बिल आर डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग ऑल द मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, एमपी बोलते हैं मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, सबको उसकी कॉपी पहले तो दी जाएगी और वो अपनी स्पीच देगा, तो हालांकि सब चाहे तो उसको रीड भी कर सकते हैं। दूसरी रीडिंग ये होगा था फर्स्ट रीडिंग। द बिल इज डिस्कस्ड इन डिटेल, सभी मेंबर्स, हमारे देश में अगर 543 मेंबर्स होंगे तो सभी मेंबर्स उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। दोज हु आर इन फेवर गिव देयर आर्ग्यूमेंट स्टेटिंग व्हाई इट इज नेसेसरी, जो इस बिल को सपोर्ट करेंगे, फेवर में होंगे, वो अपनी आर्ग्यूमेंट करेंगे कि क्यों ये बिल हमारे लिए ज़रूरी है, इट इज़ नेसेसरी। दोज हु अपोज इट, जो इस बिल के अगेंस्ट में होंगे, पॉइंट आउट इट्स वीकनेसेस, जो सपोर्ट कर रहे हैं वो उनके आर्ग्यूमेंट करेंगे कि ये बिल नेसेसरी क्यों है, क्यों अच्छा है, और जो अपोज कर रहे हैं वो बताएंगे कि ये बिल का वीकनेस क्या है। मेंबर्स कैन सजेस्ट चेंजेस विच मे और मे नॉट बी एक्सेप्टेड, वो पर्टिकुलर बिल के अंदर जो मेंबर्स है उनको चेंजेस वो लोग सजेस्ट कर सकते हैं कि इसमें ये गलत है, आप इसको चेंज कर दो, और जो फेवर में होते हैं वो लोग भी सजेस्ट कर सकते हैं कि हम इस बिल का समर्थन करते हैं, लेकिन इस बिल में एक आध दो चेंजेस हो जाए तो बढ़िया बात है। तो मेंबर्स कैन सजेस्ट चेंजेस विच मे और मे नॉट बी एक्सेप्टेड, अगर उसको स्वीकार किया भी जा सकता है, स्वीकार नहीं भी किया जा सकता है कभी कभी, समटाइम्स। द बिल इज सेंड टू द सिलेक्ट कमिटी, इसीलिए या तो ज्वाइंट कमिटी फॉर फर्दर डिस्कशन, कभी कभी बोलते हैं कि ये बिल भाई पहले सिलेक्ट कमिटी को भेज दो या तो ज्वाइंट कमिटी को भेज दो, वहाँ पे ज़्यादा डिस्कशन होगा, फिर यहाँ पे लेके आना। सिलेक्ट कमिटी इज अ स्पेशल बॉडी विच कंसिस्ट ऑफ मेंबर्स ऑफ द हाउस, ओनली वही मेंबर्स होंगे जो ऑलरेडी वहाँ से हमारे द्वारा चुनाव करके आए हैं। वेयर द बिल हैज़ ओरिजिनेटेड, एक्चुअली बिल वहीं से ओरिजिनेट हुआ है। अ जॉइंट कमिटी कंसिस्ट ऑफ मेंबर्स ऑफ बोथ द हाउसेस, इसीलिए तो उसको बोला गया है बोथ द हाउसेस, मतलब आप पढ़े राज्यसभा प्लस लोकसभा, उनके कुछ सिलेक्टेड मेंबर्स होंगे, 5 या 6, 4 या 5 या 5 या 6 मेंबर्स होंगे। ज्वाइंट कमिटी जो इसको पर्टिकुलरली चर्चा करेंगे। सिलेक्ट कमिटी भी हर एक देश में, हमारे देश में तो एक सिलेक्ट कमिटी होती है जहाँ पे इसको बिल को भेजा जाता है चर्चा के लिए, कि पहले आप चर्चा करो फिर हमारे पास सुधारा बुधारा करके हमारे पास भेजो। थर्ड रीडिंग होगा, इस स्टेज में क्या होगा, द फाइनल फॉर्म ऑफ बिल इज पुट बिफोर द हाउस। चलो सब कुछ हो गया, फर्स्ट रीडिंग हो गया,
सिलेक्ट कमेटी को भी भेज दिया, जॉइंट कमेटी को भी भेज दिया। अब सुधारा करके इस बिल को वापस भेजा गया है कि जहाँ पे वोटिंग हो सके, ठीक है ना। बिफोर द हाउस, हाउस मतलब या तो सबसे पहले लोकसभा में रजू हुआ होगा तो वहाँ पे, या तो राज्यसभा में, लेकिन इसको दोनों हाउस में रजू करना पड़ेगा। फाइनल डिस्कशन टेक्स प्लेस एंड द बिल इज पुट टू वोट। एक बार और फाइनल डिस्कशन होगा और बिल को वोटिंग के लिए रखा जाएगा। इफ मोर देन 50% ऑफ द मेंबर्स वोट इन फेवर द बिल इज पास। 50% से ज़्यादा अगर वोटिंग उसके फेवर में है तो वो बिल पास हो गया। नेक्स्ट द बिल इज सेंड टू द अदर हाउस। मैंने बोला ना, ये अगर लोकसभा में पहले आया तो राज्यसभा में भी राज्यसभा में पास होगा, राज्यसभा में पहले आया तो उसको लोकसभा में पास, लेकिन दोनों हाउस में उसको पास होना पड़ेगा। इसीलिए यहाँ पे ऐसा नहीं लिखा है कि पहले लोकसभा में फिर राज्यसभा में, पहले राज्यसभा फिर पहले किसी भी हाउस में आया, उसमें पास अगर हो गया तो उसको दूसरे हाउस में भेजो। वेर इज गोज थ्रू द सेम प्रोसीजर द अदर हाउस में पास द बिल और मे सेंड इट बैक टू द सेम विथ सम सजेशंस। या तो वो दूसरा हाउस है उसको पास कर दे, या तो इसको वापस भेज दे कुछ सजेशन के बाद, सजेशन के साथ। जॉइंट सीटिंग, अ सिचुएशन ऑफ डेडलॉक अराइजेस इफ अ बिल इज रिटर्न बाय द अदर हाउस। यहाँ पे एक डेडलॉक हो जाएगा, यहाँ पे भी दो और वहाँ पे भी दो, ठीक है ना। मुझे अपना दे दो, इनको पूछो। एक डेडलॉक हो जाता है क्योंकि एक हाउस से पास हो गया, ठीक है, और दूसरे हाउस ने उसको फेल कर दिया। यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजन प्रीवेल हो जाता है, एक डेडलॉक हो गया, कंफ्यूजन हो गया, इसीलिए इसको बोलते हैं डेडलॉक। सिचुएशन ऑफ डेडलॉक अराइजेस इफ अ बिल इज रिटर्न बाय द अदर हाउस। दूसरा हाउस अगर इसको वापस भेज देता है तो डेडलॉक हो गया, बिल फंस गया, ऐसा बोल सकते हैं हम। विथ सम सजेशंस बट द हाउस वेयर इट ओरिजिनेटेड डजंट एक्सेप्ट दोज सजेशन। ठीक है, इसको मतलब बिल तो फंस गया। द प्रेसिडेंट देन समन्स अ जॉइंट सीटिंग ऑफ टू हाउसेस। अब प्रेसिडेंट क्या करेंगे, भाई दोनों साथ में आ जाओ। सच अ जॉइंट सीटिंग मतलब लोकसभा और राज्यसभा, सच अ जॉइंट सीटिंग इज प्रिसाइडेड ओवर बाय द स्पीकर। ये जो जॉइंट सीटिंग है उसको प्रिसाइड कौन करेगा, स्पीकर प्रिसाइड करेगा, ठीक है ना। The decision at the joint sitting is taken by a majority of total number of members by both the houses of the parliament present and voting। मतलब दोनों हाउसेस फर्स्ट और टू का टोटल नंबर ऑफ करो और 50% से ज़्यादा अगर आ गया तो बिल पास हो गया और 50% से कम हो गया तो बिल कैंसिल हो गया। वंस बोथ द हाउसेस पास द बिल इट इज सेंड टू द प्रेसिडेंट। जब दोनों हाउस से बिल पास हो जाता है उसको हम प्रेसिडेंट को दे देते हैं फॉर अप्रूवल। द प्रेसिडेंट में ऑल्सो सजेस्ट सम चेंजेस। प्रेसिडेंट भी कुछ चेंजेस सजेस्ट कर सकते हैं एंड सेंड द बिल बैक। कभी कभी ऐसा भी हो जाता है, ठीक है ना, वो मैं बाद में खाऊंगा, मैं पहले चाय पी लेता हूँ, ठीक है ना, अभी सर फटा हुआ है। कोई डाउट है? पहले अपना ख़त्म कर लो, मेरे लिए अभी चाय सिर्फ काफ़ी। कभी प्रेसिडेंट भी कुछ चेंजेस सजेस्ट करते हैं और बिल को वापस भेज देते हैं। However, the parliament may or may not accept these changes and send the bill back to the president। और ये सजेशंस को वो एक्सेप्ट कर भी सकते हैं पार्लियामेंट और नहीं भी कर सकते और बिल को प्रेसिडेंट को वापस भेज सकते हैं। इन सच अ केस द प्रेसिडेंट हैज टू साइन द बिल। और इस पर्टिकुलर केस में प्रेसिडेंट को बिल को साइन करना ही पड़ेगा। आफ्टर दिस द बिल बिकम्स अ लॉ। इसके बाद ये बिल लॉ बन जाता है। मतलब कुल मिला के प्रेसिडेंट की कोई वैल्यू है नहीं, उसको बिल को साइन करना पड़ेगा। अब देखो मनी बिल की बात कर लेते, ठीक है ना। द प्रोसीजर ऑफ मनी बिल इज थोड़ा बहुत डिफरेंट है। मनी बिल के बारे में हमने पढ़ा, ऊपर ही पढ़ा था। मनी बिल कैन बी इंट्रोड्यूस इन द लोकसभा ओनली। मनी बिल ऐसा नहीं है कि राज्यसभा में भी आ सकता है पहले, लोकसभा में भी पहले आ सकता है, नो। मनी बिल को सीधा का सीधा लोकसभा में आना पड़ेगा सबसे पहले, अनलाइक द अदर बिल्स। द राज्यसभा हैज टू रिटर्न इट विद इन 14 days फ्रॉम द डे इट रिसीव्स द बिल। और जैसे कि दूसरे बिल में होता है ऐसा नहीं, राज्यसभा के पास अगर आ गया तो उसको 14 दिन में उसको वापस करना पड़ेगा। इफ द मनी बिल इज नॉट रिटर्न बाय द राज्यसभा विद इन 40 days इट इज डीम्ड टू बी पास बाय बोथ द हाउसेस। और जब लोकसभा में इंट्रोड्यूस होने के बाद इसको राज्यसभा में भेजा गया और राज्यसभा 14 दिन तक अगर कुछ डिसीजन नहीं लेती है, बराबर है, तो ऐसा सोचा जाएगा कि वो बिल दोनों हाउस में पारित हो चुका है, पास हो चुका है। अगेन इफ द राज्यसभा सजेस्ट चेंजेस इन द बिल इट इज नॉट बाइंडिंग अपॉन द लोकसभा टू एक्सेप्ट दैम। और ये बिल ऐसा है कि अगर राज्यसभा ऐसा कुछ बोलती है कि इसमें कुछ चेंजेस करो तो लोकसभा डिसाइड करेगी इसके अंदर चेंजेस करने के नहीं करने। तो मनी बिल के अंदर राज्यसभा का कामकाज एकदम नेग्लिजिबल हो जाता है, ठीक है ना।
द लोकसभा थस हैज एन अपर हैंड इन केस ऑफ मनी बिल। मनी बिल के बारे में लोकसभा के पास एकदम प्लस 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 पावर है। देयर इज नो प्रोविजन ऑफ ज्वाइंट सिटिंग इन केस ऑफ मनी बिल। मनी बिल के अंदर ज्वाइंट सिटिंग होना बिल्कुल बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। कोई डाउट है? हम आते हैं मेन चीज के ऊपर, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। कौन सा बिल बेटा? कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। और इसी के साथ हम आपकी टेक्स्ट बुक के 224 नंबर के पेज पे एंट्री मार चुके हैं। कोई डाउट है बेटा? नहीं होना चाहिए तुझे। ये कौन सी चिड़िया का नाम है? कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल मतलब हम हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कुछ चेंजेस करना चाहते हैं, सुधारा करना चाहते हैं, अमेंडमेंट लाना चाहते हैं, अ बिट ऑफ चेंजेस करना चाहते हैं, ठीक है ना? समझ रहे हो? कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल्स डील विद द अमेंडमेंट। अमेंडमेंट मतलब क्या बेटा? सुधारा या तो चेंजेस ऑफ अवर कॉन्स्टिट्यूशन। दे कैन बी इंट्रोड्यूस इन ईदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, ठीक है ना? या तो लोकसभा में रजू कर लो सबसे पहले, या तो राज्यसभा में रजू कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। फिनेंशियल कंट्रोल ओवर गवर्नमेंट्स इनकम, ठीक है? हम 223 नंबर के 4 नंबर के पेज पे। द पार्लियामेंट एक्सरसाइजेस कंट्रोल ओवर गवर्नमेंट्स इनकम एंड एक्सपेंडिचर। मतलब जो पार्लियामेंट के अंदर 543 एटलीस्ट, वैसे 550 ये सब मेंबर्स लिखा है, ठीक है ना? उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पार्लियामेंट कंट्रोल करती है, गवर्नमेंट को पूछती है भाई आपका जो इनकम है और ये जो खर्चा है आपका, उसका हिसाब दो, हम कंट्रोल रखना चाहेंगे। पार्लियामेंट प्रोवाइड्स वेज, रास्ता एंड मीन्स टू रेज द रेवेन्यू रिक्वायर्ड। पार्लियामेंट मतलब बिल पास करके पार्लियामेंट रास्ते बताएगी और मीन्स मतलब भी बताएगी टू रेज द रेवेन्यू। रेवेन्यू मतलब इनकम, पैसा, ठीक है ना? पैसा अगर ज़रूरत पड़े तो उसको कहाँ से आएगा उसके रास्ते भी बताएगी और क्यों निकालना है, मीन्स टू रेज द रिक्वायर्ड रेवेन्यू रिक्वायर्ड एंड ऑल्सो एंश्योर दैट द मनी सो ग्रांटेड हैज़ बीन स्पेंड फॉर द ऑथोराइज पर्पस। और पार्लियामेंट ये भी ध्यान रखेगी अगर हमें हमारे देश में बहुत सारे रोड्स बनाने हैं और रोड्स बनाने के लिए पार्लियामेंट ने कहीं से पैसा लिया है, ठीक है ना? किसी और देश से लिया है, लोन लिया है, कहीं से भी पैसा लिया है, तो ये पैसा अगर हमने रोड्स बनाने के लिए लिया है तो पार्लियामेंट, क्योंकि पार्लियामेंट में देखो गवर्नमेंट के भी लोग होते हैं, जो गवर्नमेंट में रूलिंग गवर्नमेंट होती है जो जीत के आए, और हारने वाले लोग भी है, ठीक है ना? ओपोजिशन पार्टीज भी होते हैं। तो ये सब मिलके, यानी ओपोजिशन रूलिंग गवर्नमेंट को प्रेशर भी करेगी कि आपने रोड के लिए पैसा लिया था लेकिन वो रोड तो बना ही नहीं। तो ये एंश्योर करेगा कि आपने जो पर्पस के लिए, ऑथोराइज पर्पस के लिए अगर पैसा लिया है और उसको ग्रांट मिला था तो उसी के लिए उस पैसे को यूज़ करो। इसीलिए लिखा है ऑल्सो एंश्योर दैट द मनी सो ग्रांटेड, रोड बनाने के लिए जो पैसे ग्रांट किए गए थे, हैज़ बीन स्पेंट, खर्चा किया फॉर द ऑथोराइज पर्पसेस। द पार्लियामेंट थस एक्सरसाइजेस फिनेंशियल कंट्रोल ओवर द गवर्नमेंट थ्रू द बजट। बजट आ जाता है। व्हाट इज़ अ बजट? जैसे आपका घर का भी एक बजट होगा। अगर पापा की इनकम 35,000 है, इसको इनकम बोलते, तो उसका एक्सपेंसेस भी 35,000 से कम ही होना चाहिए। इस हिसाब से हम तय करते हैं कि ये पैसा इधर से आएगा और इधर जाएगा। जैसे बालू की फ़ी, ठीक है ना? लालू की फ़ी, ठीक है? मम्मी के कपड़े, ठीक है? तो एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, किराना और ये सब होता है, इसके ऊपर खर्चा किया जाएगा, ठीक है ना? तो बजट के द्वारा द पार्लियामेंट थस एक्सरसाइजेस फिनेंशियल कंट्रोल ओवर द गवर्नमेंट थ्रू द बजट। और हमारे देश में अगर बजट जो पेश किया जाता है फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा, अगर बजट कैंसिल हो जाता है, अप्रूव नहीं होता है, तो प्राइम मिनिस्टर को रिजाइन देना पड़ता है। द कंसोलिडेटेड फंड, इसके बारे में मैंने इसी लेक्चर में स्टार्टिंग में ही एक्सप्लेन किया। द कंसोलिडेटेड फंड्स ऑफ इंडिया, ग्रांट्स एंड कंटिजेंसी फंड, इसको भी मैंने ऊपर एक्सप्लेन किया, ठीक है ना? इन सब के द्वारा वो गवर्नमेंट के ऊपर कंट्रोल रख सकता है, ठीक है ना? द पार्लियामेंट थस एक्सरसाइजेस फाइनेंशियल कंट्रोल ओवर द गवर्नमेंट थ्रू द बजट, द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, ग्रांट्स एंड कंटिजेंसी फंड। देखो ये फंड क्या होता है फिर से बता दो। जैसे प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड है, ठीक, ये एल है, रिलीफ फंड है, ठीक है? कोरोना के टाइम पे उगराया गया था फंड, FUND लिखा है।
तो ये जब हम ऐसी जगह पे पैसा देते तो पार्लियामेंट एंश्योर करती है कि ये पैसा सही जगह पे खर्च हो। बजट क्या चीज़ है, एक सेकंड बच्चों, बजट क्या चीज़ है बेटा, बजट क्या चीज़ है, समझ रहे हो? बजट जैसे कि मैंने अभी बताया, देखो बेटा, द गवर्नमेंट प्लेसेस इट्स एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट और द बजट बिफोर द पार्लियामेंट, कि हम एक साल के दौरान पैसा यहाँ से आएगा और पैसा यहाँ से आएगा, यहाँ पे जाएगा। आप भी मैच्योर हो, आप भी 8th स्टैंडर्ड में हो, आपको पता है पापा की इनकम होती है, सैलरी होती है, या तो धंधा करते तो प्रॉफिट होता है, सैलरी होती है तो इसको इनकम बोलते हैं, और उसके बाद में पापा के एक्सपेंसेस भी कितने होते हैं, है ना, समझ रहे हो? तो बजट बोलते हो उसको। गवर्नमेंट प्लेसेस इट्स एनुअल फाइनेंशियल, एनुअल मतलब सालाना, फाइनेंशियल स्टेटमेंट मतलब जैसे आपका बैंक का स्टेटमेंट हो गया, ऐसे समझ लो, और द बजट बिफोर द पार्लियामेंट, पार्लियामेंट में सामने रखते हैं, हर साल रखा जाता है। द बजट शोज द इनकम ऑफ द गवर्नमेंट इन डिटेल, हमने बोला ना इनकम डिटेल में कि गवर्नमेंट के पास पैसा कहाँ से आ रहा है, एंड हाउ द मनी विल बी स्पेंट ड्यूरिंग द पर्टिकुलर ईयर, और पूरे साल में अंदर वो पैसा कहाँ पे जा रहा है उसका भी पूरा डिटेलिंग होगा। जैसे इनकम होगा, गवर्नमेंट कुछ बेच के पैसा कमाएगी, टैक्स का पैसा कमाएगी, ठीक है ना, और उसको रोड बनाने के लिए एक्सपेंसेस, रोड बनाने के लिए खर्चा करेगी, हॉस्पिटल बनाने के लिए खर्चा करेगी, कॉलेजेस बनाने के लिए खर्चा करेगी, तो वो बजट के अंदर सब कुछ इन्फॉर्मेशन होगा कि पैसा कहाँ से आएगा, कहाँ पे जाएगा, समझ पड़ा? तो गवर्नमेंट प्लेसेस इट्स एनुअल फाइनेंस, एनुअल मतलब सालाना, आपका होता है ना एनुअल फंक्शन, वैसे एनुअल फाइनेंशियल मतलब पैसों का स्टेटमेंट, पूरा स्टेटमेंट होगा, या तो फिर उसको बजट बोल दो, पार्लियामेंट के सामने रजू करेगी। द बजट शोज द इनकम ऑफ द गवर्नमेंट, बजट गवर्नमेंट की इनकम इन डिटेल बताएगा, और ऐसा भी बताएगा हाउ द मनी विल बी सेंट ड्यूरिंग द पर्टिकुलर ईयर। हु प्रेजेंट्स द एनुअल बजट बिफोर द पार्लियामेंट? फाइनेंस मिनिस्टर। कौन बेटा? भारत देश के फाइनेंस मिनिस्टर। आज की तारीख में, आज तारीख कौन सी है बेटा? मेरे हिसाब से 10 सितंबर है, 10 सितंबर 2024। आज की तारीख में हमारी फाइनेंस मिनिस्टर है निर्मला सीतारमण, ठीक है? पूरा नाम गूगल कर देना, मुझे आता है, इधर ही लिख दिया, ठीक है, इधर लिख देते हैं, निर्मला सीतारमण, ठीक है, ये हमारी फाइनेंस मिनिस्टर है। जो ये डेट लिखी है, क्योंकि अगर आप 1 साल के बाद वीडियो देख रहे हो शायद वो ना भी हो, फिर बोलोगे सर आप झूठ बोल रहे हो, ठीक है ना? ठीक है। कंट्रोल ओवर द एग्जीक्यूटिव, एग्जीक्यूटिव्स होते हैं, ठीक है ना, जैसे आईएएस हो गए। द पार्लियामेंट कीप्स अ चेक ऑन द मिनिस्टर्स एंड देयर वर्क, ठीक है। देखो ये जब भी ऐसा हो ना, पार्लियामेंट, अगर आपको अभी भी नहीं पता चल रहा है ना ये पार्लियामेंट का कंट्रोल क्या है, तो जैसे कोई रूलिंग पार्टी है, तो रूलिंग पार्टी है तो से सपोज उसके 300 लोग हैं, तो वो तो हर एक चीज़ को सपोर्ट करेंगे, लेकिन ऑपोजिशन में भी होंगे ना जो हार के आए हैं, सब एक साथ में बैठे हैं, तो अंदर बवालें होती रहती है। आपने देखा होगा कभी पार्लियामेंट का कामकाज देखा है, पापा देख रहे हैं, मम्मी पार्लियामेंट का कामकाज देख रहे हैं, तो आपने देखा होगा कि पार्लियामेंट में बवालें होती रहती है, झगड़ते रहते हैं, ठीक है। आपकी सोसाइटी में भी आपने देखा होगा, जैसे कुछ लोग गणपति का आयोजन कर रहे हैं, तो वो क्योंकि वो क्या है, चेयरमैन है, तो उनके अपोज करने वाले भी लोग होंगे कि इन लोगों ने ऐसा किया, तो सब लोग कंट्रोल रखते हैं। आपकी सोसाइटी में भी आपने देखा होगा, कुछ लोग बोलते हैं कि गणपति के लिए आपने इतना पैसा उगराया था, तो आपने कैसा किया, कहाँ पे गया, आपको पता चल रहा है ये क्या हो रहा है? तो ये पार्लियामेंट क्या हो गया, सब लोग हैं वहाँ पे, समझ रहे हो ना? पार्लिंग रूलिंग भी है, ऑपोजिशन भी है। तो पार्लियामेंट कीप्स अ चेक, चेक मतलब देखो, चेक का मतलब यहाँ पे कंट्रोल, कीप्स अ कंट्रोल, चेक का मतलब यहाँ पे आपको क्या समझना है बेटा? देखो इंग्लिश है, इंग्लिश में एक ही स्पेलिंग के बहुत सारे मतलब होते हैं। चेक में यहाँ पे मतलब क्या है? पार्लियामेंट कीप्स अ कंट्रोल ऑन द मिनिस्टर, मिनिस्टर मतलब देखो हर एक कोई फाइनेंस मिनिस्टर होता है तो पूरे देश का पैसों का हिसाब देखता है, कोई एजुकेशन मिनिस्टर होता है जो एजुकेशन पॉलिसी तय करता है, हर एक चीज़ें उसके अंडर में होती है, कोई इरिगेशन मिनिस्टर होता है, ठीक है, कोई एग्रीकल्चर मिनिस्टर होता है, ठीक है। तो सभी मिनिस्टरों का कंट्रोल वो लोग करते हैं, कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, और उनका कार्य, अगर उनको कुछ पैसा अलॉट किया है तो वो लोग ढंग से काम कर रहे कि नहीं कर रहे, ठीक है। मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट यानी एमपी, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट
हैव द राइट, राइट मतलब अधिकार, टू क्वेश्चन द मिनिस्टर्स अबाउट द पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स ऑफ द गवर्नमेंट। हमेशा कोई भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जैसे मैंने बोला 543, आपकी बुक्स में जो लिखा है वो नंबर्स को याद रख सकते हो, ठीक है आप। तो 543 हर एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, हर एक के पास राइट है, राइट मतलब क्या, अधिकार, ठीक है ना, राइट है टू क्वेश्चन द मिनिस्टर्स, कोई भी मिनिस्टर है, रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर है, उसको पूछा जा सकता है कि तुमको इतना पैसा अलॉट किया था तो रोड क्यों ढंग के नहीं बन रहे, और अबाउट द पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स ऑफ द गवर्नमेंट, के गवर्नमेंट की पॉलिसीज क्या है, प्रोग्राम क्या है। दिस इज यूजुअली डन इन द क्वेश्चन आवर, और ऐसे ये कब होगा, जब हमारे पार्लियामेंट में क्वेश्चन आवर होता है, मतलब वो घंटे के दौरान सब सवाल पूछेंगे। ड्यूरिंग द जीरो आवर विच स्टार्ट्स इमीडिएटली एक सेकेंड ना बेटा, एक ही सेकेंड, कहाँ पे हम, कंट्रोल ओवर द एग्जीक्यूटिव, विच स्टार्ट्स इमीडिएटली, ये नहीं है, ऑफ नहीं है, विच स्टार्ट्स इमीडिएटली आफ्टर द क्वेश्चन आवर्स, द मेंबर्स कैन रेज इश्यूज ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट। देखो सबसे पहले क्वेश्चन आवर आएगा जहाँ पे लोग सवाल पूछते हैं, जैसे ही क्वेश्चन आवर खत्म होगा वैसे ही जीरो आवर शुरू होगा, जो क्वेश्चन आवर्स के बाद तुरंत बार, ऐसा ही लिखा है, वहाँ पे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अपने इश्यूज को रेज कर सकते हैं ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट, जहाँ पे लोगों का इंटरेस्ट है। जैसे मैं आपको बताऊं आज की तारीख में लोगों का इंटरेस्ट, व्हाट इज द पब्लिक इंटरेस्ट, जैसे अहमदाबाद है, ठीक है, उसका कोई पर्टिकुलर एरिया है जहाँ पे ट्रैफिक इश्यू बहुत है, ठीक है, तो ये एक पब्लिक इंटरेस्ट का इश्यू है, ट्रैफिक इश्यू है, लोगों को आवन जावन में, बाहर निकलने में, अंदर आने में दिक्कत हो रही है, ठीक है, तो एक पब्लिक इश्यू है, ये लोग पार्लियामेंट में इश्यू रेज कर सकते हैं। एक्चुअली ये स्टेट का मामला है, पर स्टेट गवर्नमेंट अगर ध्यान नहीं दे तो वो भी बोल सकते हैं कि सर ये ध्यान देखो, हमारे एरिया में ये इश्यू है, लोग हमारे पास ये लेके आए और स्टेट गवर्नमेंट से भी नहीं हो रहा है, तो वो वापस उनको गाइड कर सकते हैं। द मेंबर्स कैन रेज इश्यूज ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट। If the members are not satisfied with the functioning of the government, the Lok Sabha can pass a vote of not confidence to remove the government from the power. और अगर ये जो 543 मेंबर्स हैं उनको गवर्नमेंट के काम करने से सेटिस्फेक्शन नहीं है तो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस ला सकती है टू रिमूव द गवर्नमेंट, ताकि वो गवर्नमेंट को रिमूव कर सकते हैं, ठीक है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। कंट्रोल ओवर द एग्जीक्यूटिव, द पार्लियामेंट कीप्स अ चेक मतलब कंट्रोल ऑन द मिनिस्टर एंड देन वर्क मतलब कार्य। मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट मतलब एमपी हैव राइट मतलब अधिकार टू क्वेश्चन द मिनिस्टर्स अबाउट द पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स ऑफ द गवर्नमेंट। दिस इज सामान्य तरीके से, दिस इज यूजुअली डन इन द क्वेश्चन आवर, जहाँ पे कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है। जीरो आवर वो कब स्टार्ट होता है, विच स्टार्ट्स इमीडिएटली आफ्टर, ये ऑफ नहीं है, आफ्टर द क्वेश्चन आवर। द मेंबर्स कैन एक सेकेंड ना, रेज इश्यूज, तो ये मेंबर्स कैन, ये भी नहीं है, रेज इश्यूज ये भी नहीं है, ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट गलती से आ चुका है। इफ द मेंबर्स आर नॉट सेटिस्फाइड विद द फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नमेंट, अगर जो मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट है उनको गवर्नमेंट जैसे रन कर रही है उनको सेटिस्फेक्शन नहीं है, देन द लोकसभा कैन पास अ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस टू रिमूव द गवर्नमेंट फ्रॉम पावर। ऑर्गन ऑफ इंफॉर्मेशन, ठीक है, हाँ हम 224 नंबर के पेज के ऊपर ही है अभी तक, ठीक है। द पार्लियामेंट वर्क्स एज एन ऑर्गन ऑफ इंफॉर्मेशन, ठीक है ना, जो पार्लियामेंट है वो और एज ऑर्गन ऑफ इंफॉर्मेशन काम करती है, यहाँ पे फुल स्टॉप है। मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट 543, ठीक है, 550 आपकी बुक में लिखा है, इट्स ओके, कैन कॉल फॉर एनी इंफॉर्मेशन एक्सेप्ट, बात करके, दैट विच मे थ्रेटन द सिक्योरिटी ऑफ द कंट्री, मतलब वो कोई भी इंफॉर्मेशन, कोई भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कोई भी इंफॉर्मेशन गवर्नमेंट से मांग सकते हैं, ठीक है ना, कौन, सब इंफॉर्मेशन, लेकिन कुछ इंफॉर्मेशन नहीं मांग सकते जो हमारे देश की सिक्योरिटी के लिए खतरा हो। मतलब वो ऐसा सवाल नहीं पूछ सकते कि अगर गलती से चाइना के साथ अभी युद्ध हो जाए तो हमारे देश की प्रिपरेशन क्या है, ऐसे सवाल नहीं पूछ सकते। अगर पाकिस्तान के साथ युद्ध हो जाए तो उनके साथ फ्यूचर में लड़ने के लिए हमारी प्रिपरेशन क्या है, आप समझ रहे हो ना।
हम ऐसे इंफॉर्मेशन नहीं, हम नहीं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं मांग सकता विच मे थ्रेटन द सिक्योरिटी ऑफ द कंट्री, ठीक है ना। अपार्ट फ्रॉम दैट दे कैन डिमांड एनी इंफॉर्मेशन। द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय द पार्लियामेंट इज ट्रूथफुल एंड प्रिसाइज। पार्लियामेंट जो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है वो हमेशा हमेशा एकदम ट्रूथफुल मतलब सही और प्रिसाइज होती है, टू द पॉइंट होती है। दिस इंफॉर्मेशन इज collated not only through debates but also through the specific medium of questions to minister। इसको कोलेट किया गया होता है, ठीक है ना। ये जो इंफॉर्मेशन होती है, आपको पता है, देखो जब भी नॉट ओनली आएगा उसके साथ हमेशा बट ऑल्सो आएगा। इट इज़ ग्रामेटिकल थिंग। क्या होता है बेटा? ये ग्रामेटिकल थिंग्स होता है, ठीक है। देखो जब भी, यानी दो तरीके से समझ रहे हो। ये जो कोलेटेड को आप समझ सकते हो टू कलेक्ट इंफॉर्मेशन। कोलेट स्पेलिंग सही है बेटा, बिल्कुल भी गलती नहीं है। कोलेटेड का मतलब होता है टू कलेक्ट, इन है, एन है, इंफॉर्मेशन। जी उन लोगों को बोलना चिल्लाए ना। दिस इंफॉर्मेशन इज कोलेटेड मतलब ये इंफॉर्मेशन को कलेक्ट किया गया है नॉट ओनली थ्रू द डिबेट्स, चर्चाओं के दौरान, पार्लियामेंट में चर्चा होती है, बट ऑल्सो थ्रू द स्पेसिफिक मीडियम ऑफ क्वेश्चंस टू मिनिस्टर्स। एक स्पेसिफिक मीडियम है क्वेश्चंस का, मिनिस्टर्स को, वहां से भी ये इंफॉर्मेशन कलेक्ट की गई है। थर्स द पार्लियामेंट इज नॉट जस्ट अ लॉ मेकिंग बॉडी। पार्लियामेंट सिर्फ और सिर्फ लॉ मेकिंग बॉडी नहीं है, बट ऑल्सो मल्टी फंक्शनल इंस्टीट्यूट, एकदम एक साथ बहुत सारे काम करने वाली संस्था भी है ये। ऑर्गन ऑफ इंफॉर्मेशन, द पार्लियामेंट वर्क्स एज एन ऑर्गन ऑफ इंफॉर्मेशन, ठीक है, फुल स्टॉप है यहाँ पे, ठीक है। मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट यानी एमपी, कोई भी एमपी कैन कॉल फॉर एनी इंफॉर्मेशन, कोई भी इंफॉर्मेशन मांग सकता है, फोन नहीं करना है, कोई भी इंफॉर्मेशन मांग सकता है, ठीक है ना, उसको जो चाहे, लेकिन एक इंफॉर्मेशन नहीं मांग सकता एक्सेप्ट दैट विच में थ्रेटन द सिक्योरिटी ऑफ द कंट्री। देश की सुरक्षा के लिए जो इंफॉर्मेशन खतरा है वो इंफॉर्मेशन वो नहीं मांग सकता है। द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय द पार्लियामेंट हमेशा सही होती है और प्रिसाइज होती है, टू द पॉइंट होती है। दिस इंफॉर्मेशन इज कोलेटेड, ये इंफॉर्मेशन इज कलेक्टेड नॉट ओनली थ्रू डिबेट्स, सिर्फ चर्चाओं से नहीं, लेकिन बट ऑल्सो थ्रू द स्पेसिफिक मीडियम ऑफ क्वेश्चंस टू मिनिस्टर्स। थस इसीलिए द पार्लियामेंट इज नॉट जस्ट अ लॉ मेकिंग बॉडी बट ऑल्सो मल्टी फंक्शनल इंस्टीट्यूट। द प्रेसिडेंट, ये कौन चिड़िया का नाम है, ठीक है ना। द प्रेसिडेंट, हमारे प्रेसिडेंट कौन है बेटा? अभी कौन है? द्रौपदी मुर्मू। अभी हमारे, अभी आज की तारीख में ऑलरेडी तारीख मेंशन करके बैठा हूँ, और हाँ आज की तारीख में, आज की तारीख है 10 सितंबर बेटा 2024। द्रौपदी मुर्मू, DRAUPADI, अति पिछड़ी जाति से है, ठीक है। फिर भी एक सर्वोच्च पद पे बैठे हैं, फर्स्ट पर्सन ऑफ इंडिया बोलते हैं इसको, ठीक है ना। द्रौपदी मुर्मू ओडिशा से, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ओडिशा जैसे स्टेट से है, और अति पिछड़ी जाति से, जिनको पिछड़ी जाति मतलब क्या, जिसको हम लोअर कास्ट बोलते हैं। ये लोग पिछड़े क्योंकि इनको सही वक्त पे आगे आने का मौका नहीं दिया गया, उसी को पिछड़ा बोलते हैं हम। काफ़ी सारे मिसअंडरस्टैंडिंग्स पलपती है हमारे समाज में। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, P कैपिटल I कैपिटल, इज द हेड ऑफ द स्टेट, वो पूरे देश का हेड है, ठीक है। ही इज इलेक्टेड बाय एन इलेक्टोरल कॉलेज। ये क्या होता है समझ लो, इसको नॉर्मल इंसान, मेरे और आपके जैसे नॉर्मल इंसान सिलेक्ट नहीं करते, इनको इलेक्टोरल कॉलेज मतलब हमने नरेंद्र मोदी को वोट दिया, ठीक है, हमने जिन जिन को वोट दिया वो इनको वोट दे के सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। ही और सी इज इलेक्टेड बाय, ही इज इलेक्टेड बाय एन इलेक्टोरल कॉलेज विच कंसिस्ट ऑफ द इलेक्टेड, हमने बोला ना नॉर्मल इंसान जो लोगों को चुनाव में वोट देते हैं वही लोग इनको वोट देते हैं और वो बनाते हैं। हम प्रेसिडेंट चूज नहीं कर सकते, हमारे जैसे नॉर्मल लोग, प्रेसिडेंट का स्पेलिंग गलत तो हो रहा था बेटा, हमारे जैसे लोग प्रेसिडेंट को वोट देके चुनाव में जिता नहीं सकते, क्योंकि प्रेसिडेंट कौन चुनते हैं? नरेंद्र मोदी जैसे लोग। विच कंसिस्ट ऑफ द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ बोथ द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट, मतलब इनके लिए वोटिंग कौन कौन करेगा, इनके लिए वोटिंग कौन कौन करेगा? तो जैसे गुजरात में
गुजरात की जो स्टेट गवर्नमेंट है उसमें 182 मेंबर्स है, इनके भी पास भी वोटिंग पावर है। राजस्थान की जो असेंबली है उनमें कितनी सीट है मुझे नहीं पता है। ये पता है राजस्थान की असेंबली में कितनी सीट है? नहीं पता है, ठीक है ना। चलो यूपी की भी शायद मुझे पता है, कुछ 406 या समथिंग है। तो ये भी वोट करेंगे और मतलब सभी स्टेट के सभी लेजिस्लेटिव असेंबली के ऑफ द स्टेट्स और हाउस ऑफ पार्लियामेंट, हाउस ऑफ बोथ द हाउसेस, मतलब लोकसभा प्लस राज्यसभा, लोकसभा के 250 समझ लो, इसके 550 समझ लो। तो ये सब इनके वोटिंग पावर होंगे और इनके भी अलग से वोटिंग पावर होंगे। एक व्यक्ति के पास कुछ वोट्स होते हैं, इनके भी एक व्यक्ति के पास, मतलब मेंबर्स ऑफ, ये जो स्टेट के लोग होते हैं ना उनको एमएलए बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। आपको पता चल रहा है ना, स्टेट। और ये होते हैं, इनको जो लोकसभा में है उनको मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एमपी बोलते हैं, ठीक है। तो इनके लिए वोट कौन करेंगे? एज फार एज यूनियन टेरिटरीज ऑफ दिल्ली एंड पौंडीचेरी, द प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड फॉर द टर्म ऑफ 5 years में हम फर से पढ़ते हैं। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज द हेड ऑफ द स्टेट। इनके लिए नॉर्मल लोग, आम आदमी, मैंगो पीपल, कौन से पीपल बेटा? मैंगो पीपल वोट नहीं कर सकते। आम आदमी मैंगो पीपल इनके लिए वोट नहीं कर सकते। ही इज इलेक्टेड बाय एन इलेक्टोरल कॉलेज, जिनके अंदर कौन कौन आ जाता है? विच कंसिस्ट ऑफ द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ बोथ द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट, मतलब लोकसभा और राज्यसभा, एंड द लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ द स्टेट। मैंने एग्जांपल दिया गुजरात, राजस्थान, यूपी का। एंड यूनियन टेरिटरीज, दिल्ली और पौंडीचेरी एक यूनियन टेरिटरी है। द प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड फॉर 5 terms। इनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? इनके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? इन ऑर्डर टू बी इलेक्टेड प्रेसिडेंट द कैंडिडेट मस्ट बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, ठीक है। 35 साल का तो एटलीस्ट होना चाहिए, उससे ऊपर होना ही चाहिए, उससे कम नहीं होना चाहिए। नॉट होल्डिंग एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, मतलब गवर्नमेंट में किसी और पद पे नहीं होना चाहिए, सेंट्रल गवर्नमेंट में भी नहीं होना चाहिए, स्टेट गवर्नमेंट भी नहीं होना चाहिए, और लोकल गवर्नमेंट किसी भी पद पे वो नहीं होना चाहिए। मतलब कि कुल मिला के मैं ऐसा बोलूँ, कोई भी गवर्नमेंट जॉब पे वो नहीं होना चाहिए, किसी भी गवर्नमेंट जॉब पे नहीं होना चाहिए, उसको बोलते हैं ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, ठीक है। एलिजिबिलिटी है, सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, 35 साल से ज़्यादा होना चाहिए, कोई भी ऐसी पोस्ट गवर्नमेंट जॉब पे वो नहीं होना चाहिए। नॉट होल्डिंग एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अंडर द सेंट्रल, स्टेट और लोकल गवर्नमेंट्स। हाँ, हम अभी भी 224 नंबर के पेज है। सैलरी एंड अलाउंसेस, द प्रेसिडेंट ड्रॉस अ सैलरी ऑफ 5 लाख पर मंथ, एक महीने का 5 लाख सैलरी है, हाईएस्ट सैलरी, गवर्नमेंट सैलरी इन इंडिया। ही इज एंटाइटल्ड टू अदर अलाउंसेस एज परमिसिबल बाय लॉ इन फोर्स फ्रॉम टाइम टू टाइम। वक्त के ऊपर उनको अलग अलग अलाउंसेस मिलते हैं, ठीक है ना, जो लॉ परमिट करे। द सैलरी एंड द अलाउंस कैन नॉट बी रिड्यूस्ड ड्यूरिंग द प्रेसिडेंट टर्म ऑफ ऑफिस। कभी भी सैलरी और उसको जो अलाउंस मिल रहा है वो कभी भी कम नहीं होने चाहिए जब तक वो ऑफिस में है। जब वो रिटायर हो जाए, उसका खत्म हो जाए, उसके बाद में अगर गवर्नमेंट चाहे तो उसको कम कर सकती है, लेकिन कभी कम नहीं होता, हमेशा बढ़ता ही रहता है, ठीक है। देखो इंडिया में प्रेसिडेंट कितना पावरफुल है, मैं बोलूँ ये एक है ना, इंडिया में प्रेसिडेंट मतलब जस्ट सिक्का मारने के लिए और अवार्ड देने के लिए है। इंडिया में प्रेसिडेंट का कुछ भी काम नहीं है, ठीक है ना, जस्ट शोकेस के लिए है, फोटो सेशन के लिए। देयर हैव बीन डिफरेंसेस, हाँ सर आपने बताया नहीं, हम 225 नंबर के पेज पे आ चुके हैं, बता दो सर, ठीक है। देयर हैव बीन डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन एज टू वेदर इट इज बाइंडिंग अपॉन द प्रेसिडेंट टू एक्सेप्ट मिनिस्ट्रियल एडवाइस इन ऑल केसेस एंड अंडर ऑल सर्कमस्टांसेस। देखो, देयर हैव बीन डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन as to whether it is binding upon the president to accept ministerial advice। कोई मिनिस्ट्री एडवाइस दे रही है तो वो क्या प्रेसिडेंट को बाइंड करता है कि नहीं है, इन ऑल केसेस एंड अंडर ऑल सर्कमस्टांसेस। देखो ये एक हमेशा चर्चा का विषय रहा है, तो उसी की बात में बात कर रहे हैं। ड्यूरिंग वन सच डिबेट इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद गुप्ता, कौन थे बेटा? ये फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे, बिहार से बिलोंग करते थे, अगर कोई बिहारी है तो उसको प्राउड लेना चाहिए। फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कहाँ से थे बेटा? बिहार से थे। गुप्ता यहाँ पे लिखा नहीं है, आप लिख सकते हो, सरनेम थी उनकी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद गुप्ता। द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया सेड दैट ऑल्दो देयर वाज नो स्पेसिफिक प्रोविजन इन द कॉन्स्टिट्यूशन स्टेटिंग दैट इट इज बाइंडिंग फॉर द प्रेसिडेंट टू एक्सेप्ट द एडवाइस ऑफ द मिनिस्टर, ठीक है ना।
कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ भी कहीं पे भी लिखा नहीं है कि हमें मतलब मैं जो प्रेसिडेंट हूँ, मैं मतलब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद गुप्ता हूँ, उसको किसी भी मिनिस्टर की एडवाइस को मानना चाहिए। ही होप्ड दैट वी फॉलोड द इंग्लिश कन्वेंशन वेयर द किंग ऑलवेज एक्टेड ऑन द एडवाइस ऑफ हिज मिनिस्टर। यहाँ पे उन्होंने क्या बोला, हम अंग्रेजों की परंपराओं को फॉलो करेंगे, हम अंग्रेजों की परंपराओं को फॉलो करेंगे। क्योंकि अंग्रेजों में क्या होता था, हम आपको पता होना चाहिए, हम एक ज़माने में इंग्लिश कॉलोनी थी, इंग्लैंड के अंग्रेजों ने हम पे राज किया है। तो इंग्लैंड में कैसा होता है, राजा हमेशा जो मिनिस्टर की एडवाइस पे काम करता है, ठीक है। तो प्रेसिडेंट वुड बिकम अ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रेसिडेंट इन ऑल मैटर्स, मतलब कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद गुप्ता ने ये बोला कि हमें भी, मुझे भी, ये जो मिनिस्टर है उनकी एडवाइस पे काम करना चाहिए। क्योंकि इंग्लैंड, हम क्या करते बेटा, इंग्लिश चीज़ को फॉलो करते हैं, ठीक है ना। इंग्लिश मतलब अंग्रेजों को फॉलो करते हैं, ब्लाइंडली फॉलो करते हैं, ठीक है ना, अंग्रेजी परंपरा को फॉलो करते हैं। डॉक्टर आम्बेडकर, भीमराव आम्बेडकर ऑल्सो सेड द सेम ओपिनियन, ठीक है। उसने भी क्या बोला, ठीक है, ही टोल्ड द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली दैट द प्रेसिडेंट कैन नॉट एक्ट अगेंस्ट द एडवाइस ऑफ द मिनिस्टर। मतलब ये भी वही बोलना चाहता था जैसे राजा होता है, आपने बोला है ना, आपने देखा होगा, आपने पिक्चर्स भी देखे होंगे, पुराने जो राजाशाही के पिक्चर थे। किंग होता है, वो अपने मिनिस्टर को पूछता है कि मुझे अब क्या करना चाहिए, तो अपनी मिनिस्टर के एडवाइस के हिसाब से काम करना चाहिए। इसीलिए डॉक्टर BR आम्बेडकर ने क्या बोला कि हाँ, जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबल को बोला कि प्रेसिडेंट को भी मिनिस्टर की एडवाइस है उसके अगेंस्ट में काम नहीं करना चाहिए, नीदर कैन ही एक्ट विदाउट देयर एडवाइस, और उनकी एडवाइस के बिना भी प्रेसिडेंट को काम नहीं करना चाहिए। और अगर ऐसा होता तो फिर क्लैश ऑफ क्लैसेस हो जाता। क्योंकि क्या हो जाता है, देखो प्राइम मिनिस्टर भी है, अब प्राइम मिनिस्टर के अलग लॉजिक है, अब ये भी देश चलाएगा, ठीक है, और प्रेसिडेंट के अलग लॉजिक है, अब दोनों के अलग अलग, ये भी देश चलाएगा, कैसे हो जाएगा। तो देश सिर्फ यही चलाएगा, इसको कुछ नहीं करना है, मिनिस्टर की एडवाइस के हिसाब से काम करना है। इन द कोर्स ऑफ डिबेट जवाहरलाल नेहरू सेड, at the same time we didn't want to make the president just a figurehead like the French president, we didn't give him any real power but have made his position one of the great authority and dignity. Authority means legal powers, ठीक है। देखो सिर्फ ये खुद प्राइम मिनिस्टर थे, इसीलिए उन्होंने एक नॉर्मल भाषण दे दिया कि जब हम नहीं चाहते, जैसे मैंने बोला ना कि हमारे देश में प्रेसिडेंट का कुछ काम नहीं है, एक फिगर हेड है, ठीक है, फोटो सेशन करवाने के लिए जाते, तो वो भी जवाहरलाल नेहरू ने भी वही बोला कि हम नहीं चाहते कि जैसे फ्रेंच प्रेसिडेंट फोटो सेशन के लिए जाते हैं, हम नहीं चाहते कि हमारे प्रेसिडेंट भी फिगर हेड बन जाए। वी डिडंट गिव हिम एनी रियल पावर, हालांकि हमने उनको कोई रियल पावर नहीं दिया, बट हैव मेड हिज पोजीशन वन ऑफ द ग्रेट अथॉरिटी एंड डिग्निटी, एक इज्जत वाली पोजीशन हमने बनाई है, ठीक है ना, एक इज्जत वाली पोजीशन हमने बनाई है, जहां पे अगर हमारे देश में किसी को कोई भी सज़ा से माफ़ी चाहिए तो वो हमेशा प्रेसिडेंट को, जैसे किसी को फांसी की सज़ा हुई है तो अगर उसको माफ़ी चाहिए तो वो किसको अपील कर सकता है, पता है आपको, प्रेसिडेंट को। प्रेसिडेंट लोगों की सज़ा माफ़ कर सकते हैं, तो उसके पास लीगल पावर्स है। कैसे पावर्स है, लीगल पावर है। आवर प्रेसिडेंट इज़ नॉट जस्ट लाइक फ्रेंच प्रेसिडेंट। प्रायर टू 1976 से पहले देयर वॉज नो कॉन्स्टिट्यूशनल provision binding on the president to act in accordance with the advice given by the Council of Ministers. The 42nd Amendment of the Act of 1976 amended Article 74(1) and clarified the position of the President. क्या बोलना चाहता है ये भी ठीक है, ये भी पोर्शन है ना, आर्टिकल 7, ये भी येलो में होना चाहिए था, वो बच्चे ने मतलब किया नहीं है, ठीक है ना, ये येलो में ही होना चाहिए था, ठीक है ना। कोई डाउट है बेटा, नहीं है। आर्टिकल 74 सबसेक्शन 1 ऐसा लिखा है, सो अमेंडेड चेंज states that there shall be a council of ministers with the prime minister at the head to aid and advise the president, who shall in the exercise of his functions act in accordance with such advice. मतलब कि कुल मिला के प्रेसिडेंट को हमेशा प्राइम मिनिस्टर और उनकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के हिसाब से काम करना है, एड मतलब मदद करना, और एडवाइस के हिसाब से। द वर्ड शैल मेक्स इश्यू ऑर्डिनेंसेस, ऑर्डिनेंस मतलब एक डायरेक्ट कोई रूल देश में आता है उसको एक ऑर्डिनेंस के तहत पास कर देना,
व्हेन द पार्लियामेंट इज नॉट इन सेशन, एन ऑर्डिनेंस हैज़ द सेम, देखो बहुत सारी चीज़ें लिखी गई है, इसको डिटेल में हम नहीं पढ़ सकते, उसमें बहुत सारी वक्त लग जाता है, ठीक है ना, समझ रहे हो। ये एक येलो वाला पोर्शन है, जस्ट एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, तो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन की तरह स्पीड में ही जाएंगे। एन ऑर्डिनेंस हैज़ द सेम ऑथोरिटी। ऑर्डिनेंस मतलब क्या, देखो कोई पर्टिकुलर लॉ और रूल पास करना है तो सेशन को बुलाए बिना प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट की साइन करके मतलब तुरंत ही ऑर्डिनेंस को पास कर दिया, बात खत्म, ठीक है ना। एंड सेम ऑथोरिटी एंड फोर्स एज द पार्लियामेंट लॉ, बट इट इज इफेक्टिव फॉर 6 मंथ। कोई भी ऑर्डिनेंस होगा, ठीक है ना, जैसे एक ऑर्डिनेंस पास हो गया कि भारत में कहीं पे भी थूकना मना है, थूकना मतलब स्पीटिंग, ठीक है, ये एक ऑर्डिनेंस है। तो ऑर्डिनेंस मतलब क्या, जैसे अभी आपने ऊपर देखा ना वोटिंग, 50% से ज़्यादा, अगर कोई लॉ बनाना है तो 50% से ज़्यादा वोटिंग होना चाहिए। तो यहाँ पे वोटिंग नहीं करवा, सिर्फ प्राइम मिनिस्टर ने साइन कर दिया और प्रेसिडेंट ने साइन कर दिया, बात खत्म हो गया। पर ये लॉ कब तक लागू, क्योंकि ये ऑर्डिनेंस फॉर्म में, तो ये सिर्फ और सिर्फ 6 महीने चलेगा, ठीक है। द ऑर्डिनेंस हैज़ टू बी वैलिडेटेड बाय द पार्लियामेंट विद इन 6 वीक्स ऑफ इट्स रीअसेंबली। जब पार्लियामेंट इकट्ठा होगी, वापस मिलेगी, तो उसके 6 वीक्स में इसको रीअसेंबली मतलब वापस जब मिलेगी उसको वैलिडेट करना पड़ेगा, ठीक है ना। यहाँ पे एक, ठीक है ना, एडवाइस कुछ गायब है क्या, रीअसेंबली वैलिडेटेड बाय द पार्लियामेंट इन द 6 वीक्स आफ्टर द, यहाँ पे ना कुछ गायब हुआ है बच्चों से, ठीक है, रीअसेंबली, एक सेकेंड है, बच्चों से कुछ गलती हुआ है। वो सेल इन एक्सरसाइज फंक्शन इन अकॉर्डेंस विद द सेल मेक्स नेसेसरी ऑन द, इन लोगों ने है ना, ये बाद में आएगा, ठीक है ना, समझ लो। मैं आपको आर्टिकल इट नेसेसरी, ये बच्चों ने थोड़ा कंफ्यूजन किया है। प्रेसिडेंट, पोजीशन ऑफ द प्रेसिडेंट, कुछ गड़बड़ है यहाँ पे, ठीक है ना, समझ रहे हो। पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट कहाँ है बेटा, पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट, फिर लेजिस्लेटिव पावर्स है, वो हम देख लेते हैं। यहाँ पे को जो गड़बड़ है ना, ये आफ्टर द सेकंड वाला, आफ्टर द कहीं पे कुछ गड़बड़ हो गया था बेटा, बच्चों ने टाइप करने में। पोजीशन ऑफ द प्रेसिडेंट, पोजीशन ऑफ द प्रेसिडेंट, ये रहा, ये एक्चुअली यहाँ से द 42nd अमेंडमेंट ऑफ द, वो यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर, यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर्स, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, यहाँ पे प्रायर टू, कुछ तो गड़बड़ है करके, वो आफ्टर द, ये वो येलो वाला पोर्शन ही है। आफ्टर द 42nd अमेंडमेंट एक्ट, the president shall have no power to act in his discretion in any case except in certain marginal cases referred to as by the Supreme Court. The president must act according to the advice given by him by the Council of Ministers headed by the Prime Minister. Refusal to act according to such advice might result in impeachment for violation of the Constitution. Impeachment होता है बेटा किसी को अपनी पोजीशन से हटाने को, प्रोसेस को इम्पीचमेंट बोलते हैं। हाउएवर, if the president asks the council of ministers to reconsider its advice on a particular case and if the council of ministers still insist कि यही होना चाहिए on the previous advice, the president shall have no option but to act in accordance with the such advice. The power to return a matter for reconsideration can be exercised only once. ठीक है, देखो ये येलो वाले पोर्शन में एक्चुअली मेरे हिसाब से मैंने सब कुछ पढ़ाया ही था, ये कहाँ से आ गया पता नहीं चलता है, वो एक्चुअली बच्चों से कुछ कॉपी करने में इश्यू हो चुका है। B.R. आम्बेडकर वाला पैराग्राफ भी यहाँ पे था कि नहीं था, कब पता नहीं बच्चों ने कहाँ से लिया है। हाउ, यस, B.R. आम्बेडकर वाला हो गया इन कोर्स ऑफ, ये तीसरा पैराग्राफ है। प्रायर टू 1976 वाला पैराग्राफ है, ठीक है ना, जो प्रेसिडेंट के पास, यहाँ ठीक है, ये भी पूरा पैराग्राफ है। फिर था आर्टिकल सो अमेंडेड, ये येलो होना चाहिए था। देयर शेल बी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, मिनिस्ट्रियल एडवाइस, वो कहाँ पे है बेटा, बेटा बेटा, द वर्ड सेल में आपको करेक्ट, द वर्ड सेल मेक्स इन से मेक इट्स नेसेसरी फॉर द प्रेसिडेंट, द वर्ड सेल मेक्स ऑर्डिनेंस। देखो यहाँ से कुछ दिक्कत है, वर्ड सेल मैक्स है ना, जो येलो वाला पोर्शन है ना बेटा, यहाँ पे येलो,
यहाँ से ये एक्चुअली आपके 225 नंबर के पेज पे ये कोई अलग से पैराग्राफ है, ठीक है ना, वो गलती से आ गया है, इश्यू ऑफ ऑर्डिनेंस, तो ये नहीं होना चाहिए। यहाँ पे द वर्ड सेल मैक्स वो आपका है वो येलो वाला पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवें पैराग्राफ के में आखिरी वाला लाइन, द वर्ड सेल मेक्स इट नेसेसरी फॉर द प्रेसिडेंट टू एक्ट इन अकॉर्डेंस विद द मिनिस्ट्रियल एडवाइस। यहाँ पे आगे आपको पता चला। अब देख लो, द वर्ड सेल ये नहीं होना चाहिए, द वर्ड सेल मेक्स इट नेसेसरी फॉर द प्रेसिडेंट टू इन अकॉर्ड, ये रहा, यहाँ से लिखा है, ये नहीं होना चाहिए। द वर्ड सेल मेक्स इट नेसेसरी फॉर द प्रेसिडेंट टू एक्ट इन अकॉर्डेंस विद द मिनिस्ट्रियल एडवाइस, ठीक है ना, ये एक्स्ट्रा है, ये बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए था, ये येलो है, ठीक है ना। अब मुझे मेरे बच्चों का मिस्टेक मिल गया, ठीक है ना। हम पढ़ेंगे पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट है 225 नंबर के पेज से, पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट से बाकी है, ठीक है ना। द पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट आर डिस्कस्ड अंडर द फॉलोइंग हेड्स, ठीक है ना। हम यहाँ से मतलब कुल मिला के यहाँ से हमारा बाकी है और एक लेक्चर होगा, आई विल ट्राई टू फिनिश इट एज सून एज पॉसिबल, ठीक है ना। दिस इज सिग्मा इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस। और यहाँ पे जो गड़बड़ है, आप अपना बुक लेके बैठे होंगे ना, तो आपको पता चल जाएगा यहाँ पे क्या गड़बड़ है। प्लीज़ पढ़ने के लिए बुक लेके बैठना, सिग्मा इंस्टीट्यूट।